सुप्रभात आप सभी को। आज संस्कृत की ये दूसरी क्लास है संस्कृत व्याकरण की। और जहाँ तक हम कल देख चुके थे उसके बाद का चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। तो संस्कृत व्याकरण की आज ये कौन सी क्लास होगी? क्लास होगी ये दूसरी। पहली क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात किए थे, उसके बाद आज हम लोग देखते हैं। तो संस्कृत व्याकरणम, संस्कृत व्याकरणम। तो संस्कृत व्याकरण की अगर बात करें तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग कल बात कर रहे थे कि संस्कृत के जो भी 3300 धातुएं हैं उन धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है। तो प्रमुख गण कौन कौन सा है और उन प्रमुख गणों के अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज ये क्लास संख्या कितनी हो गई? ये क्लास संख्या दूसरी हो गई। क्लास दूसरी, संस्कृत व्याकरण की ये क्लास दूसरी है। तो आज प्रमुख जो धातुएं हैं उनको जो 10 गणों में विभक्त किया गया है, उन 10 गणों की चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। इसमें लिखिए संस्कृत के संस्कृत के 10 गण तथा इसके अंतर्गत रहने वाले प्रमुख धातुएं, संस्कृत के 10 गण तथा इसके अंतर्गत रखने वाली प्रमुख धातुओं। पहला गण हम देखते हैं, जो संस्कृत के प्रमुख गण हैं उसमें पहला गण की बात करते हैं, भवादि गण। पहला गण कौन सा है? पहला गण जो होता है, 10 को तो गण है ही, और उन गण के अंतर्गत जो प्रमुख धातुएं आती हैं उनको देखते हैं। और पहला गण का नाम क्या है? पहला गण का नाम है भवादि गण। भवादि गण ये पहली धातु है संस्कृत की, वे पहली गण है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख धातुएं आती हैं उनको देखते हैं कि प्रमुख धातुएं कौन कौन सी हैं। देखिए, भू धातु से ये शुरू होती है, अब भू धातु बदल जाता है भव में। तो इसका मतलब क्या होता है? भू या भव का मतलब होता है होना। तो भू धातु से शुरू हुई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भवादि गण पड़ गया। तो जैसे पहला धातु है, पहला धातु भू धातु, भू या ये बदल जाता है भव में, इसका मतलब क्या होता है? होना। दूसरी धातु लिखिए हर्ष। हर्ष धातु का अर्थ क्या होता है? होना। हर्ष धातु का अर्थ क्या हो गया? हर्ष धातु हंसना। इसका हिंदी क्या हो गया? हंसना। हिंदी में लिख देते हैं, लिख लीजिए। तीसरा पठ धातु अर्थात पढ़ना। चौथा पच धातु अर्थात पकाना। नेक्स्ट बद धातु बोलना। दृश धातु देखना। सद धातु बैठना। पा धातु पीना। और लिख लीजिए जी धातु जीतना। बस धातु रहना। ठीक है। नी धातु ले जाना आदि। इसके अंतर्गत प्रमुख ये सभी धातु आते हैं। पूछ लिया जाता है का प्रश्न कि दृश्य धातु किस गण के अंतर्गत है? तो ये सभी धातुएं हैं और इसका हिंदी भी आप लोग को लिख दिए। अब हम बात करते हैं भवादि गण के बाद दूसरा गण अदादि गण, नंबर 2। दूसरा गण की बात कीजिए, नंबर 2 अदादि गण। अदादि गण।
अदादि गण के अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं इनको देखिए। इसके अंतर्गत आती है अद। अद मतलब होता है खाना। अद धातु, अद धातु का अर्थ क्या हुआ? खाना। अद धातु। इसके बाद लिखिए अस धातु होना। अद धातु, अस धातु। उसके बाद ब्रो धातु कहना। ब्रो धातु के बाद अद अस ब्रू। ब्रू के बाद लिखिए दुह धातु दुहना। रुद धातु रोना। रुद धातु रोना। इसके बाद लिखिए हन धातु प्रमुख धातु है मारना। हन धातु का हिंदी क्या हो गया? मारना। और ई धातु, ई इसका मतलब होता है जाना। ई धातु के बाद सी धातु सोना। सोना यही बदलता है शयन में आदि। इतना इसके अंतर्गत याद रखिएगा। तीसरा गण जो है, तीसरा ये भी गण प्रमुख है। तीसरा गण होता है जुहोत्यादि गण। जुहोत्यादि गण। जुहोत्यादि गण। इस गण के अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं? इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख धातु लिखिए हु धातु हवन करना। हु धातु हवन करना। भी धातु डरना। दा धातु देना। धा धातु धारण करना। इसके अंतर्गत इतना याद रखिएगा। कितनी धातुएं हो गई? 3 धातु हो गई। आगे और लिखाते हैं, इतना लिखिए पहले। चौथा गण होता है दिवादि गण। चौथा गण कौन सा होता है? चौथा गण होता है दिवादि गण। दिवादि गण। इसके अंतर्गत लिखिए दिव धातु चमकना। दिव धातु चमकना। भी धातु डरना। दा धातु देना। धा धातु सॉरी भी धातु और दा धातु तो जुहोत्यादि गण में आता है ना जी, इसमें लिख दिए। दिव धातु के अंतर्गत नृत धातु नाचना। और लिखिए इसमें नस धातु नष्ट होना। ये गण किस, इस गण में ये सब धातुएं आती है। और लिख लीजिए जन धातु उत्पन्न होना। उत्पन्न होना। और एक और लिख लीजिए युद्ध धातु लड़ना आदि। इसके अंतर्गत इतनी धातुएं आती हैं। तो दिवादि गण कितना हो गया? टोटल 4 हो गए। 6 और बच गए हैं। अब कम कम ही शब्द ही होगा। 6 4 यहाँ बच गए। 5वां धातु लिखिए स्वादि गण। 5वां गण क्या है? स्वादि गण। नंबर 5 स्वादि गण। स्वादि गण के अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं? इसमें ज़्यादा धातु नहीं आती है। पहला शु मतलब स्नान करना। शु स्नान करना। दूसरा आप धातु अर्थात पाना। आपका मतलब क्या होता है यहाँ? पाना। शक धातु शकना। इसके अंतर्गत ये 3 याद रखिए आदि। नंबर 6 में आ जाइए। छठा धातु, छठा गण लिखिए तुदादि गण। तुदादि गण। तुदादि गण के अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती है? तुद धातु
तुद धातु दुख देना, दुख देना, तुदादिगण के अंतर्गत। अच्छा, तुद धातु दुख देना। दूसरा, इस धातु चाहना, इस धातु चाहना। स्पृश्य धातु, स्पृश्य धातु का मतलब वो क्या होता है? छूना। पृच्छ धातु पूछना। लिख धातु लिखना, लिख धातु इसी में आता है, याद रखिएगा। और पठ धातु भवादिगण में आता है। मृ धातु मारना, मारना। और एक धातु आता है इसमें मुच धातु, छोड़ना। ये सभी इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख धातुएं थी। नंबर 7, सातवां गण लिखिए। सातवां गण रुदादिगण, रुदादिगण, रुदाधिगण। इसके अंतर्गत जो प्रमुख धातुएं आती हैं उसका नाम लिखिए। इसमें आता है रुद्र धातु रोकना, रोकना। भुज धातु भोजन करना। इसमें 2 याद रखेंगे, 3 और बचा है, अगले पेज में इसको देख लेते हैं। इतना लिखिए। एक होता, अगला धातु लिखिए तनादिगण, नंबर 8। नंबर 8 में तनादिगण। तनादिगण, तनादिगण के अंतर्गत लिखिए। इसमें 2 धातु याद रखिएगा, एक तन और एक क्री। तन का मतलब होता है फैलना, एक तन धातु अर्थात फैलना, और एक होता है क्री धातु। क्री, क्री का अर्थ होता है करना, क्री धातु करना। इसके अंतर्गत ये 2 धातु याद रखेंगे। नंबर 9 और 9वां गण लिखिए। 9वां गण में क्रियादिगण, क्रियादिगण। क्रियादिगण के अंतर्गत 3 धातु याद रखेंगे, ज्यादा नहीं। एक क्री, क्री धातु अर्थात मोल लेना, जिसको खरीदना बोलते हैं, मोल लेना या खरीदना। दूसरा इसके अंतर्गत लिखिए ग्रह धातु पकड़ना, और ज्ञा धातु जानना आदि। नंबर 10 और अंतिम धातु जो है, गण जो है, वो है चुरादिगण, चुरादिगण। इसके अंतर्गत कौन कौन सा धातु आता है उसको लिखिए। चुर धातु, इसके अंतर्गत चुर धातु चुराना। चिंत धातु सोचना। नेक्स्ट, कथ धातु कहना। और एक इसमें याद रखिएगा भक्ष धातु अर्थात खाना। तो ये हो गया 10 गण और उसके अंतर्गत रहने वाली प्रमुख धातुएं। ज्यादा की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख धातुएं थी और जो प्रमुख गण था उसको हम लोग देख लिए। एक बार रिपीट कर लीजिए। आज ये संस्कृत की दूसरी क्लास है, संस्कृत व्याकरण की,
और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं संस्कृत के जो 10 गण हैं तथा इसके अंतर्गत रहने वाली प्रमुख धातुएं। तो किस धातु के अंतर्गत कौन कौन सा गण होता है उसको याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछी जाती है कि ये धातु किस गण के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लिए। चलिए, आगे हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रमुख चैप्टर है और महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए, लकार। अगला चैप्टर कौन सा है? लकार। ठीक है, लकार का मतलब संस्कृत में काल से है। लकार का मतलब काल। ठीक है, इसका नाम लकार इसलिए पड़ा कि सभी के का जो उपसर्ग है वो ल है। लिरिट, लिरिंग, लिट, लोट। ठीक है, ये सभी किससे शुरू होता है? ल से शुरू होता है, इसके लिए इसका नाम पड़ गया लकार। हिंदी में इसको काल बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं, और अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ? लकार। तो लकार का मतलब क्या होता है? समय। जिससे समय का ज्ञान होता है उसे लकार कहते हैं। इसे अंग्रेजी में, हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं काल। तो हिंदी में जो काल पढ़ते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान। संस्कृत अंग्रेजी में पढ़ते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, संस्कृत में लकार की गणना जो होती है, जैसे कि हिंदी अगर व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में प्रमुख लकार जो है वो, प्रमुख काल जो है वो 3 है। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अंग्रेजी में भी 3 ही है, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसकी गणना इसमें हम लोग करते हैं। परंतु एक प्रमुख बात यह है कि हिंदी और अंग्रेजी में 3 होने के बावजूद भी इसमें लकार की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, और ये 10 काल को संबोधित करता है। अगर हिंदी के भेदों को मिलावें कि प्रेजेंट टेंस के भेद हो गए, यानी कि वर्तमान काल के भेद हो गए, फिर कुछ भविष्य काल के भेद हो गए, कुछ भूतकाल के भेद हो गए, तो उस आधार पर नहीं, यहाँ संस्कृत में लकार की संख्या ही 10 होती है। इस बात को थोड़ा सा याद रखें, कुछ बातें लिख लीजिए। लिखिए, संस्कृत में लकार अर्थात काल 10 है। कितने हैं? 10 हैं। संस्कृत में लकार और काल कितने हैं? 10 हैं। संस्कृत में लकार कितने हैं? तो संस्कृत में लकार 10 हैं। लेकिन इन 10 लकारों को इन 10 लकारों को 5 इसमें से जो होते हैं वो प्रमुख। संस्कृत में लकार कितने? 10। और प्रमुख लकार कितने होते हैं? 10। 5 प्रमुख लकार 5 है। प्रमुख लकार कितने हैं? 5। और ये 5 लकार से ही किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर लकार की संख्या पूछे तो लकार है 10, लेकिन अगर प्रमुख लकार जिससे प्रश्न आते हैं वो कितने हैं? 10। सॉरी, वो कितने हैं? 5। लकार संस्कृत में कितने हो गए? 10 हो गए। और प्रमुख लकार कितने हो गए? प्रमुख लकार 5 हैं। कितने हैं? 5। अब प्रत्येक लकार का नाम लिख लीजिए, या 10 का नाम लिखा दें और 5 जो प्रमुख है उसको देख लें। चलिए, अगर 10 का नाम लिखिएगा तो लिखिए।
नंबर एक, अगर नंबर एक की बात करें तो पहला जो है प्रमुख लकार 5 है, तो 10 का नाम लिख लीजिए, 5 हम लोग पढ़ लेंगे। पहला जो है वो है लट लकार। लट लकार, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। नंबर दो, नंबर दो की बात करें तो लोट लकार। लोट लकार, हिंदी में इसको बोलेंगे आज्ञार्थक। लोट लकार आज्ञार्थक, आज्ञा के अर्थ में, आज्ञार्थक में इसका प्रयोग होता है, आज्ञा, आदेश, अनुदेश के लिए। नंबर तीन, अगर नंबर तीन की बात करें तो लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार, हिंदी में इसको बोलते हैं अद्यतन भूतकाल। अनद्यतन भूतकाल, भूतकाल। नंबर चार, नंबर चार पर आइए, विधिलिंग लकार। विधि लिंग लकार, अगर विधिलिंग लकार की बात करें तो विधिलिंग लकार का मतलब क्या होता है? अनद्यतन भविष्य काल। अनद्यतन भविष्य काल। अनंतन भविष्य काल, और इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। चाहिए के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। चाहिए के अर्थ में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कितना हो गया? 3 4। नेक्स्ट नंबर 5, पांचवा नंबर में लिखिए लुट लकार, भविष्यत काल। लुट लकार, इसको क्या बोलते हैं? अनद्यतन भविष्यत काल। भविष्यत काल। नंबर 6, नंबर 6 में देखिए लिरिट लकार। लिरिट लकार, लिरिट लकार को हिंदी में क्या बोलेंगे? भविष्य काल। भविष्यत काल। नंबर 7 लिरिंग लकार। लिरिंग लकार नंबर 7 में हो गया लिरिंग लकार, अर्थात हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। कितना बचा जी? 3। नंबर 8 आरसी लिंग लकार। आरसी लिंग लकार। आरसी लिंग लकार का हिंदी में क्या होता है? आशीर्वादात्मक। आरसी वादात्मक, किसी को आशीर्वाद देने के लिए इसका प्रयोग होता है। नंबर 9 लिरिट लकार, सॉरी नंबर 9 होगा ना, नंबर 9 लिट लकार। लिट लकार लिट लकार का लिख लीजिए परोक्ष भूतकाल। परोक्ष भूतकाल। और नंबर 10, नंबर 10 जो है वो है लुंग लकार। लुंग लकार, इसका हिंदी क्या होता है? सामान्य भूतकाल।
सामान्य भूतकाल। ये प्रमुख 10 हैं, और जो आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना कौन कौन सा है इस 10 में से। इस 10 में से जो पढ़ना है वो पढ़ना है आप लोग को लट लकार वर्तमान काल एक पढ़ना है, नंबर 2 लंग लकार पढ़ना है, लोट लकार पढ़ना है 3 हो गया, विधिलिंग लकार पढ़ना है 4 हो गया, और एक पढ़ना है लिरिट लकार भविष्यत काल। लिरिट लकार ये 5 आप लोग को पढ़ना है, और हैं कितने तो होते हैं 10। और जो पढ़ना है वो वर्तमान काल, अद्यतन भूतकाल, आज्ञार्थक, विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में, और एक पढ़ना है भविष्यत काल। ये 5 आप लोगों को पढ़नी है, और टोटल कितने होते हैं 10 होते हैं। अब जो पढ़नी है उसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए लट लकार यानी वर्तमान काल। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, लट लकार की। नंबर एक कौन सा था जी, लट लकार। लट लकार, अगर लट लकार की बात करें तो इसका हिंदी क्या हो गया, हिंदी हो गया वर्तमान काल। लट लकार, तो वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल का सीधा मतलब क्या हुआ कि वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल हम लोग कह रहे हैं, कि जो समय अभी चल रहा है, अभी अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो जो समय अभी चल रहा है इसमें क्या होती है कि इसमें वर्तमान काल में क्रिया का जिस रूप में होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए जैसे कि राम घर जाता है, अगर हो बोल दिए, वे दोनों पढ़ते हैं, यानी कि जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। अगर वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल में अगर हम बोलें तो जो क्रिया अभी चल रही है उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो निरंतर अभी चलेगी। इसका पहचान लिख लीजिए। पहचान ये है, ऐसे सामान्य रूप से, और उतना विस्तार से अगर पढ़ाएंगे तो पता चलेगा ये 3 दिन में ख़त्म नहीं हुआ है एक लकार। तो जितना ज़रूरत है सीटेट के लिए उतना देख लीजिए। जैसे पहचान है, तो पहचान क्या है, पहचान ये है कि हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ता है, ती हैं, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, या ता रहा है, ती रही है, या ते रहे हैं। अगर ये सब वाक्य होता है तो वो वर्तमान क्रिया काल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ अगर प्रथम पुरुष की बात करें, अब इसको थोड़ा सा विभाजित करते हैं, 3 पुरुष में भी देख लेते हैं और 3 वचन में भी देख लेते हैं। अगर हम इसको प्रथम पुरुष में देखें, प्रथम पुरुष, उसके बाद एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष में एक वचन होता है, एक क्या होता है, एक वचन, एक होता है द्विवचन और एक होता है बहुवचन, एक होता है बहुवचन, ठीक है। अब अगर प्रथम पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष को भी देखिए, इसको इस तरह से बना लेंगे ना तो याद रहेगा। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे तीता अंति सीथा थ, किसमें, ये परस्मैय पद में इस रूप में होता है, तीता अंति सीथा थ। देखिए लिखे क्या, ती तह अंति, तीता अंति, उसके बाद दूसरा क्या होता है सी था थ, सी था थ, तीता अंति सी था थ, उसके बाद आमी आवह आमा, आमी आवह और एक आमा।
सीता अंति सीता थ आमी आवह आमा। अब इससे हम वाक्य बना देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसमें पठ धातु का प्रयोग किए, कौन सा धातु लगा है, तो इसमें हम अगर पठ धातु का प्रयोग करेंगे, पठ धातु, ऐसे समझिए कि इसमें हम पठ धातु लगा रहे हैं। कौन सी धातु? पठ धातु। और पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। इस धातु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अगर पठ धातु लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा पठती। क्या बनेगा? पठती। ये हो जाएगा पठतः, ठीक है। और ये हो जाएगा पठंती। ये क्या बन जाएगा? पठंती। पठती, पठतः, पठंती। और ये क्या हो जाएगा? पठसी। पठसी। ये क्या हो जाएगा? पठथः। और ये हो जाएगा पठत। ठीक है। अब यहां देखिए, पठ में आमी तो क्या हो जाएगा? पठामी, पठावह, और ये हो जाएगा पठामह। पठामह। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, 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 अब पठामी, पठावह, पठामा। उसी तरह अगर भव धातु का प्रयोग करेंगे, भू धातु का, तो भवती, भवता, भवंती, भवशी, भवथ, भवथ, भवामी, भवाव, भमामा। ये तो इससे शब्द बन गया। अब इन शब्दों में पूछ देगा कि पठत शब्द में कौन सा लकार है। अब कौन सा लकार है? तो पठत शब्द में लट लकार कौन सा? मध्यम पुरुष बहु द्विवचन है। और देखिए इसको थोड़ा सा, अगर हम इसी से संबंधित वाक्य बनावे हैं, इसी से संबंधित वाक्य बनावे और वाक्य लिखें कि जैसे अगर लिखें उदाहरण के रूप में, जैसे लिखिए, ये कलर ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, इस कलर को लिखिए। जैसे, जैसे लिखें कि वह पढ़ता है, या वह पढ़ रहा है। वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है, इसका संस्कृत अनुवाद समान होगा। ठीक है। वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? समान होगा। क्या हो जाएगा? वह का क्या होता है? पढ़ रहा है तो वह लड़का है तो सह। ठीक है। अब सह है तो किसके अनुसार चलेगा? पठती। क्योंकि वह है तो वह का क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन होता है। तो प्रथम पुरुष के अंत एक वचन में, क्रिया के अंत में क्या लगेगा? ती विभक्ति लग जाएगा। तो ती विभक्ति जब लगेगा तो पठ धातु, पढ़ना का क्या होता है? पठ धातु। और ती विभक्ति तो क्या हो जाएगा? सह पठती। अगर लिख रहे कि वह पढ़ रही है या वह पढ़ती है, तो सह की जगह पर क्या हो जाएगा? सा। पिछली क्लास में बताए थे, तो क्या हो जाएगा? सा। तो सा पठती। अगर रहे कि तुम पढ़ते हो, मान लीजिए एक वाक्य रहे तुम पढ़ते हो। अब तुम पढ़ते हो मध्यम पुरुष का हो गया, तो तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ रहे हो, दोनों का वाक्य समान हो जाएगा। तो क्या बनेगा? त्वम। त्वम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो त्वम पठसी। त्वम पठसी हो जाएगा। क्यों? देखिए, तुम आता है मध्यम पुरुष और तुम पढ़ रहे हो, तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है? सी। तो पठ के अंत में क्या लग गया? पठसी। तो त्वम पठसी। अगर रहे कि तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो या इसी को बोलते हैं तुम लोग, बोल सकते हैं तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। अनुवाद क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्यों? तुम का क्या हो जाता है? त्वम हो जाता है। त्वम सब है। ठीक है। तो सब है यानी कि तुम सब है, तो तुम सब में क्या आ जाएगा? ये बहुवचन में आ जाएगा। तो तुम सब का अंत में क्या हो जाता है? थ। तो क्या हो जाएगा? त्वम पठत। सॉरी, तुम सब है तो तुम शब्द का यूयम होता है ना, तुम शब्द का यूयम क्या होता है? यूयम। तो यूयम और
विभक्ति क्या थी इसकी? विभक्ति थी कि तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन, बहुवचन में क्या था? था। तो क्या हो जाएगा? यूयम पठथ, पठथ बन गया। तो वाक्य बनाना भी आसान होता है। अन्य वाक्य भी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं इसमें कि मान लीजिए अगर हम लिखें अन्य वाक्य, इधर देख लीजिए, श्याम खेलता है, श्याम खेलता है। अगर श्याम खेलता है या श्याम खेल रहा है तो क्या हो जाएगा? श्याम का हो जाएगा श्यामः, तो क्या बन गया? श्यामः। खेल क्या होता है? क्रीड़ धातु या खेल धातु। तो श्याम खेलता है, श्याम लड़का है, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा? खेलती, श्यामः खेलती बन गया, श्यामः खेलती। तो इस रूप से वाक्य बनाएंगे। और वाक्य बनाने के लिए ये याद होना जरूरी है कि ये किस लकार के अंतर्गत ये चिन्ह आता है, और प्रत्येक लकार में जो ये 9 घर मिलेंगे इसको जानना परम आवश्यक है। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। ठीक है, तो आज एक लकार देख लिए हम लोग, लट लकार। अगले क्लास में हम लोग लंग लकार की बात करेंगे। दूसरा लकार था, दूसरा लकार क्या? लोट लकार, आज्ञार्थक। लंग लकार को देखेंगे पहले भूतकाल को, आज्ञार्थक को और विधिलिंग लकार को सबसे अंत में देखेंगे। 5 लकार तो पढ़नी है मुख्य, जिसमें से एक लकार आज हम लोग देख लिए हैं। क्योंकि जब तक लकार नहीं समझेंगे और लकार की ये विभक्तियां याद नहीं होगी तब तक संस्कृत समझ में नहीं आएगी, और ना ही हमको ये फिर प्रत्यय समझ में आएगा। क्योंकि प्रत्यय पढ़ना परम आवश्यक है। प्रत्यय से एक क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन रहती है विभक्ति से। जो विभक्ति कल आप लोग को बताए थे हम, सुबंत प्रकरण जो पिछली क्लास में हुई थी, तो सुबंत प्रकरण में कितनी विभक्तियां थी? 21 थी, सु से लेके सुप तक। वो 21 विभक्ति जो कारक के आधार पर चलती है, कारक चिन्हों के आधार पर, उसको भी याद रखना आवश्यक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे हैं। कल से हम लोग बात करेंगे, पिछली क्लास में दूसरा लकार को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो क्लास फिर हो जाएगी बहुत लंबी। ठीक है, तो आज एक लकार को देख लिए और लकार के अंतर्गत रहने वाले जो प्रमुख गण और धातु होते हैं इसको भी देख लिए। तो अब अगले क्लास में हम लोग कल मिलते हैं सुबह में और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।